आज महासप्तमी के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और एसपीएम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस हफ्ते सभी लोग दुर्गा पूजा की भरपूर आनंद उठा ही रहे थे कि कल देशवासियों को एक बहुत ही दुखद सूचना मिला। द न्यूज वॉज अबाउट द सैड एंड सडन डिमाइस ऑफ रतन टाटा जी, पद्म विभूषण रतन टाटा जी। अब रतन टाटा जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए ये शख्सियत एक खास वैल्यू, एक खास स्थान रखता है। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स सर्विस ज्वाइन करना ही चाहते हैं सोशल सर्विस के लिए, देश प्रेम के लिए, सेल्फलेस सर्विस के लिए, और कुछ ऐसा ही काम उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया। तो आज इस वीडियो का दो मकसद है। पहला मकसद तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है उनके जीवन के बारे में, उनको कौन कौन से सम्मान से, पुरस्कारों से नवाजा गया है। ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिया जाता है। या फिर उनके जो काम थे वो कौन कौन से क्षेत्र में था, कैसे आप उसको रिलेट करेंगे भारत की इकोनॉमी के साथ, अर्थनीति के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, क्या हम इसे रिलेट कर पाते हैं। ये सारा चीज़ मटेरियल आपको इस वीडियो में मिलेगा। और दूसरा कारण थोड़ा सा मेरे प्रति, मेरा इनफैक्ट इनके प्रति एक लगाव जो है, एक सभी हिंदुस्तानियों, मतलब मैंने सुना है कि दिस मैन हैज़ जीरो हेटर्स। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिले अगर, आई डोंट थिंक देर इज अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट लव हिम। तो मुझे भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक जुड़ाव फील होता है। तो थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में, थोड़ा सा उनके योगदानों के बारे में भी 5 मिनट देना चाहूँगा। बट वीडियो की शुरुआती दौर में मैं आपको एग्जाम रेलिवेंट सेक्शन ही पढ़ाऊंगा, तो उतना सा आप देख के वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर उनको आप बेहतर करीब नज़रों से जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरी देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ, इनका जो कॉन्ग्लोमरेट है, टाटा ग्रुप का पूरा एक एम्पायर है। Just like any conglomerates, any company, it has a very humble and small start at the year of 1868. लेकिन जब रतन टाटा जी ने इनका भार संभाला 1992 में, मेरे ख्याल से रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। हालांकि वो इस कॉन्ग्लोमरेट में काफी पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज यू हैव द टाटा टाइटल आपको डायरेक्टली चेयरमैन बना दिया गया है। उन्होंने भी काफ़ी दशक, काफ़ी साल नहीं, काफ़ी दशक इस पूरे कंपनी को समझने में, जानने में, उसके साथ काम करने में बिताया है। और तब जाके 1992 में जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी उनके चेयरमैनशिप के साथ, उन्होंने बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस लिए, कंपनी को बहुत बड़ा बनाया और भारत की अर्थनीति के ऊपर एक बहुत बड़ा यू नो योगदान था उनका। आप अगर 1992 की बात याद करेंगे तो कंट्री वाज गोइंग थ्रू समथिंग नोन एज द एलपीजी रिफॉर्म्स। आपको भी याद होगा, मोरारजी देसाई एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के योगदान की वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन में काफी बड़ा योगदान था। टेटली टी अगर कहते, ठीक है, लंदन बेस्ड एक कंपनी है, उनको एक्वायर कर लिया था। डेवू मोटर्स को एक्वायर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल जाने में हमारे को इस कॉन्ग्लोमरेट ने सहायता किया। और महज $5 बिलियन की जो वैल्यूएशन थी उसको बढ़ा के $150 बिलियन, जो कि आज खड़ा हुआ है कॉन्ग्लोमरेट आज इस पोजीशन में। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा योगदान उनका रहा होगा। हालांकि 2012 में उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था चेयरमैनशिप के पद से, बिकॉज ऑफ एज एंड अदर थिंग्स। बट कहीं ना कहीं उनकी जो छाप है वो आज भी टाटा मोटर्स में, टाटा कंपनी के सारे टाटा ग्रुप के सारे कंपनीज में देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं उनकी पूरे बिजनेस के बारे में। बिजनेस वाइज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट आपको पता है कि भारत की अर्थनीति, इकोनॉमी टिका हुआ है सर्विस सेक्टर के ऊपर। बट टाटा कॉन्ग्लोमरेट ने जोरदार कोशिश की इंडस्ट्री सेक्शन को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जिसका बहुत ही कम महज कंट्रीब्यूशन है आज भी, आज की स्थिति में भी। वी डिड नॉट इंडिया डिड नॉट फोकस मच ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट वाज ओनली आफ्टर द मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत रिसेंटली अभी जाके कर रहे हैं। बट आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इतना खास ध्यान नहीं रखा गया है। तो शायद इसी वजह से ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं।
है ना? बट इन्होंने कोशिश किया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो जाए, रिटेल सेक्टर हो जाए, कंज्यूमर टेलीकॉम सर्विस बेस्ड चीज़ों में भी किया, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में कर ले, मेटल सेक्शन में कर ले, टाटा स्टील के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो कहीं न कहीं इन्होंने सर्विस सेक्टर काम भी किए हैं, ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म भी किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज़ भी की है। बट सर्विस सेक्टर के साथ-साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बढ़ावा देने में एक योगदान, एक सहायता किया है। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में क्या मिल सकता है, इस टॉपिक से मैं आपको दिखाता हूँ, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। इनको ना केवल भारत में बट पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे पुरस्कार मिले हैं जो कि सही में आपको याद रखने लायक है। लेकिन एग्जाम में कुछ चुनिंदे पुरस्कार ही पूछे जाएंगे, तो मैं एक बार मार्क करवा देता हूँ। सबसे बड़ा पुरस्कार तो आपको याद रखना है पद्मा अवार्ड्स का। सन 2000 में पद्मा भूषण से इनको नवाजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और सन 2008 में पद्मा विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, विच इज द सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये थर्ड सिविलियन अवार्ड है और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसी के साथ कुछ ऑनररी डॉक्टरेट्स वगैरह भी आपको याद कर सकते हो, आईआईटी खड़गपुर हो जाए, आईआईटी बॉम्बे हो जाए, ठीक है, काफी सारे अवार्ड्स है बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी के साथ आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे असम वैभव अवार्ड भी इनको दिया गया था। तो जैसे कि भारत सरकार का सिविलियन अवार्ड्स होता है, असम सरकार का भी है। सन 2021 में आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में, असम की मेडिकल फील्ड में उनका खास योगदान रहा है। क्या योगदान रहा है आगे चल के वीडियो में देखेंगे, लेकिन इनको आपको याद रखना है कि असम वैभव से भी नवाजा गया है। उसके अलावा काफी सारे ऑनरी डॉक्टरेट्स वगैरह इनको दिया गया है, बिजनेस का हो जाए, ठीक है, काफी सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। और उद्योग रत्न अवार्ड भी आप याद रख सकते हो, ये सरकार, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया था। उद्योग रत्न, असम वैभव और पद्मा अवार्ड्स, ये चार अवार्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसी के साथ ही वॉज अपॉइंटेड एज द नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये मुझे लगता है एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो आपको प्रीलिम्स में कभी पूछा जा सकता है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। उसके अलावा तो मैंने मोरलेस कह ही दिया है। अब इसी के साथ मेंस में एक और सेक्शन आ सकता है, एथिक्स में आप कोड कर सकते हो, या फिर अपनी एसेज में आप इनको इस साल कोड करेंगे तो काफी रेलिवेंट बनेगा आपका आंसर। तो कोशिश कर रहा था मैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो काम था, इनका जो पूरा योगदान था, क्या हम इसको एसडीजी गोल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि रिसेंटली एपीएससी ने पूछा भी था एक सवाल जिसमें एसडीजी गोल्स के साथ आपको रिलेट करने के लिए बोला गया था, तो उस चीज को मैंने कोशिश किया। इन्होंने एडुकेशन के ऊपर खास काम किया। टाटा ट्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका अभी नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा, ठीक है, एक बहुत बड़ा विवाद छाया हुआ है। वीडियो के अंत में वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे दावेदार है जो शायद अभी टाटा ट्रस्ट में, टाटा ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका चेयरमैन 2017 से एन चंद्रशेखरन साहब संभाल रहे हैं, वो तो अलग है, बट टाटा ट्रस्ट जो कि एक बहुत बड़ी फंडिंग करती है ओवरऑल सोसाइटी में, फिलैंथ्रोपी में, तो उसका चेयरमैन कौन बनेगा उसका भी बात करेंगे। तो बट कौन कौन से काम करते थे एजुकेशन क्षेत्र में, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी लाने में, ये सब बात भी हम वीडियो में आगे चल के करने वाले हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन लाने में उनका बड़ा योगदान था। SDG 4 को उन्होंने काफी बूस्ट अप किया है। फिर जेंडर इक्वालिटी SDG 5, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक वर्क SDG 8, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर SDG 9, रिड्यूस इनइक्वालिटी SDG 10, पार्टनरशिप्स टू अचीव द एसडीजीज SDG 17। इस तरीके से अगर आप अपने मेंस में, एथिक्स में इनको कोट करेंगे, मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एज दूसरे स्टूडेंट से जरूर से मिलेगा। कोशिश करिएगा इसको। अब चलते हैं उनकी जीवनी को थोड़ा सा जानने के लिए। एग्जाम रेलिवेंट तो इतना ही है, बहुत ज्यादा आपको रतन टाटा के ऊपर रिसर्च नहीं करना है, बट अगर आपको टाटा जी से थोड़ा भी प्यार था तो चलिए उनके अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उनका बचपन काफी, आपको लग सकता है कि रिच किड्स, ठीक है, बहुत ही अमीर घराने का था। तो अमीरियत और सहूलियत से भरा हुआ, उनका प्रिविलेज से भरा हुआ एक जीवन होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, अमीरों का भी दर्द होता है। तो इनका भी फैमिली में, खासतौर पे अगर आप उनके माता पिता के बारे में जानते हो, मम्मी के बारे में जानते हो, तो ही ऑल्सो हैड सम सॉर्ट ऑफ फैमिली हार्डशिप्स। खैर आज उस बात को उजागर नहीं करते हैं, बट ही फेस्ड ऑल ऑफ दैट फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एंड दैट इज व्हाई ही वाज अ वेरी मैच्योर्ड बॉय, यंग बॉय फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड, एंड बाद में जाके वो मेच्योरिटी देखने को मिलता ही है। और शायद उसी वजह से उन्होंने कभी भी वैवाहिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया अपने जीवन में। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन December 28, 1937 एज द सन ऑफ टाटा, ठीक है, एंड ही basically was adopted by the son of Jamshedji Tata, the founder of the Tata Group.
एंड उसी के साथ उन्होंने अपनी बैचलर्स की आर्किटेक्चर में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज से, एंड देन फिर वो काम करने लग गए थे। ठीक है, ही वाज वर्किंग एंड 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप में ज्वाइन किया। ठीक है, ही स्टार्टेड वर्किंग विद टाटा ग्रुप इन 1962, बट चेयरमैनशिप उनको 1992 में मिलता है। आप सोचिए कितना साल घिसने के बाद, कितने दशक घिसने के बाद उनको जाके फाइनली वो काम करने को मिलता है जो कि उनके पूर्वज करते आ रहे थे। और इसी तरीके से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया एंड ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर इन चार्ज। और जैसे काम स्टार्ट किया आपको लग सकता है कि काफी आसान सा जीवन हो गया होगा, चेयरमैन साहब है, एसी गाड़ी में एसी कमरे में बैठेंगे होंगे। ऐसा नहीं था, काफी सारे वाद विवाद उस समय चले। उनके चेयरमैनशिप के ऊपर काफी सारे और दावेदार भी थे जिनको वो कुर्सी चाहिए था। तो काफी सारे लोगों ने उंगली भी उठाया उनके ऊपर, लेकिन उन सभी को करारा जवाब देते हुए उन्होंने काफी सारे ग्लोबलाइजेशन प्रैक्टिसेस किए। ग्लोबलाइजेशन प्रैक्टिसेस क्या क्या किए मैं आपको दिखाता हूँ। Right after the stepping down of JRD Tata, he started globalizing the business. उन्होंने लंदन बेस्ड टेटली टी को एक्वायर किया फॉर $431 million। उन्होंने ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेवू को एक्वायर किया। डेवू की गाड़ी आसाम के सड़कों में भी मैंने बचपन में देखा था, अभी तो बंद हो गया है। एक छोटी सी गाड़ी आती थी, ठीक है, सेंट्रो जैसी गाड़ी थी एक। फिर 2007 में he hold a milestone and first Indian company to acquire the huge steel manufacturing Anglo-Dutch company कोरस ग्रुप। ठीक है, कोरस ग्रुप को उन्होंने एक्वायर किया $11 बिलियन से। Acquisition of Tetley by Tata Tea, Jaguar Land Rover by Tata Motors and Chorus by Tata Steel aided their growth and international level। तो इंटरनेशनलाइज कर दिया। टाटा स्टील तो था ही, अब कोरस भी साथ में आ गया। टाटा मोटर्स तो था ही, लैंड रोवर भी अभी साथ में आ गया, जैगुआर भी आ गया, है ना। टेटली टाटा टी तो था ही, टेटली भी आ गया। तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश किया अपने बिजनेस को भारत तक ही नहीं बट भारत के चार सीमाओं से दूर लेके जाके विश्व रूप देने का। और उसी के बाद उनका एक नेक्स्ट माइलस्टोन आ जाता है टाटा मोटर्स को। टाटा इंडिका तो बहुत फेमस थी, आप सभी लोगों ने बचपन में देखा ही होगा, बट टाटा नैनो वाज नॉट जस्ट अ कार बट इट वाज एन इमोशन। ये इमोशन इसलिए था क्योंकि भारत का अधिकांश जो जनसंख्या है उसको इतनी महंगी महंगी गाड़ी खरीदने का सहूलियत नहीं है, उनके पास उनके उतने संसाधन नहीं है। उन्होंने सोचा कि क्या एक बाइक के प्राइस में भी एक चार पहिया लाया जा सकता है, और वैसा ही एक गाड़ी बना टाटा नैनो, जो कि 1 लाख रुपए में एक गाड़ी आया था उस समय। अभी तो दाम बढ़ गया है, लेकिन इसी के साथ उनका एक सोच भी था कि आई विल नॉट हिट, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ये सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करता है, गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचता है। बट रतन टाटा जी का सोच हमेशा गरीबों के लिए था, गरीबों के हित के लिए था, कि गरीब से गरीब आदमी भी आज चार पहिए में अगर घूम रहा है तो टाटा का एक बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि इसने जब स्टार्ट किया, टाटा ने स्टार्ट किया, तब बाकी लोगों को भी अपना दाम घटाना पड़ा। उसी से तो फिर इतना सारा पॉपुलैरिटी आया। मारुति का भी जो ऑल्टो है या के10 है, उस तरीके से वो डेवलपमेंट हुआ। तो इफ यू जस्ट इंक्रीज मोनोपोलाइजिंग द बिजनेस इन द प्रीमियम सेगमेंट, तो फिर हर चीज का दाम बढ़ता ही जाता है। बट इन्होंने हमेशा अपना दाम रेगुलेटेड रखा है। तो किस इस प्रकार का इनका सोच था, और ये पूरे विश्व भर में इनका एक अच्छा नाम बना। और इसी के साथ मैं आपको इनकी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के बारे में भी बताना चाहूंगा। बट फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज स्टार्ट कहीं पहले से हुआ था। रतन टाटा एस्टैब्लिश द सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मिंग हिज फादर्स विजन। और दुनिया के एक ऐसे अनोखे आदमी है जो 100 रुपया अगर कमाता है, उसमें से 60 से 65 रुपया दान कर देता है, चैरिटी करता है। आप खुद सोचिए, अगर आप एक दिन का, ठीक है, 10 रुपया कमाते हो, तो क्या उसमें से 6 रुपया या साढ़े 6 रुपया किसी को दान दे पाएंगे? आपका हाथ कांप जाएगा, आपका रूह कांप जाएगी। लेकिन ये एक ऐसे शख्सियत थे, रतन टाटा जी, इसीलिए शायद सबसे अमीरों में गिने नहीं जाते हैं। सबसे अमीर उद्योगपति इनको कभी बनना ही नहीं था। अगर करना था तो कब का बन जाते। लेकिन इनका सोच था कि मैं जितना भी कमाऊंगा मैं सोसाइटी को उतना ही गिव बैक भी करूंगा। तो उसी प्रकार से इन्होंने करीब ना करीब 60 to 65% ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्न बाय रतन टाटा वाज डोनेटेड। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको अमीरियत में भरोसा भी नहीं था, करना भी बनना भी नहीं था। ही कंटिन्यूड द लीगेसी ऑफ द विजनरी ग्रुप जमशेदजी टाटा जी का। और जमशेदजी टाटा के बारे में अगर हम बताएं तो शिक्षा में, ये इनका बचपन का फोटो है जमशेदजी टाटा जी का। और इनका जन्म आपको पता होगा 1839 में हुआ था, है ना।
और उससे ठीक पहले-पहले उस समय मतलब 1835 में आपको पता होगा मैकले साहब का एक मिनट आया था, मैकलेज़ मिनट्स, ठीक है? तो शिक्षा को आगे लेके जाने में मैकलेज़ मिनट्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के इतिहास में। और क्योंकि उस दौर में ये पैदा हुए थे, उस दौर के बारे में इनको अच्छे से वाकिफ़ था, सो इन्होंने भी अपने जीवन में हमेशा शिक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश की और इसी तरीके से इन्होंने JN Tata Endowment for Higher Education supports Indian students with scholarships to pursue higher education. काफ़ी ज़्यादा करोड़ों-करोड़ों, अरबों-अरबों रुपए इन्होंने स्कॉलरशिप्स इतने सालों में प्रदान किए हैं, ताकि लोग अच्छा शिक्षा ले पाएँ। आप देखेंगे अगर यहाँ पे टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन एट द IIT बॉम्बे कैंपस, इन्हीं से फंडेड होता है। टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन इन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। उसी के साथ टाटा सेंटर फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारा जो है टाटा ट्रस्ट से फंडेड इंस्टीट्यूट्स है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर में ये फंडिंग करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस में ये फंडिंग करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में इनका योगदान है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज NIES बेंगलुरु में इनका योगदान है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स तो देते ही है, बट उसी के साथ साथ ये कोशिश करते हैं कि जितना गरीब से गरीब बच्चा, टैलेंटेड बच्चा अगर है, तो उसको अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाए। उसी के साथ अगर हम मेडिकल फील्ड में इनकी बात करें, शिक्षा के फील्ड में तो बात कर ही लिया था, मेडिकल फील्ड में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ही प्रोवाइडेड अ ग्रांट वर्थ ऑफ $750 मिलियन इंडियन रुपीज टू द सेंटर ऑफ न्यूरो साइंस एट द IISc, ठीक है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इन्होंने 750 मिलियन रुपए दान कर दिए। 2 मिनट नहीं सोचा। और भारत के अंदर ही असम के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हो, मोदी साहब ने मोदी जी ने सन 2022 में इनका जो प्रोजेक्ट था, 7 नए कैंसर इंस्टीट्यूट्स को, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल के दौर में काफ़ी बढ़ रहा है, देखने को मिलता है। तो वैसा ही एक इनका भी कोशिश रहा है कि कितना जल्दी से जल्दी हम लोग नॉर्थ ईस्ट को भी कैंसर फ्री बना पाए, कैंसर की ट्रीटमेंट दे पाए, अच्छी ट्रीटमेंट दे पाए। बम्बई जाना पड़ता है, बैंगलोर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। वो कोशिश कहीं न कहीं इन्होंने धुबरी, नलबारी, ग्वालपारा, नौगाँव, शिवसागर इस प्रकार के जिलों में 7 कैंसर इंस्टीट्यूट्स को, हॉस्पिटल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए पैसा दिया था। अब इतना ही नहीं, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये सारा मेंस का पॉइंट है आप सबके लिए। आप समझ रहे हो कि नहीं? यू कैन कोट सारे पॉइंटर्स अपनी स्पेसिफिक आंसर्स में किस प्रकार से काम हुआ है। इनिशिएटिव ऑफ टाटा ग्रुप नोन एज द TRI, ठीक है? TRI क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया इनिशिएटिव। वर्कड विद गवर्नमेंट्स, NGO, सिविल सोसाइटीज ग्रुप्स, ताकि रूरल बैकवर्ड एरियाज की भी हम लोगों को ट्रेन कर पाए, उनको गाइड कर पाए, उनको एक जीवनी दे पाए, ठीक है? उनको संसाधन दे पाए, उनको पॉवर्टी से एलिविएट कर पाए। तो इन सब एरियाज में भी काम करने का, ऐसा नहीं कि एलीट सेक्शन के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते चले जाएंगे, ऐसा इनका सोच था। उसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि हर इंसान का एक समयकाल होता है और 1962 से वो काम करते आ रहे थे। तो सन 2012 में फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ आई विल स्टेप डाउन। एंड टाटा ग्रुप का उस समय का सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर था, आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, ठीक है? टाटा ग्रुप का शापूरजी पालोनजी, एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी है शापूरजी पालनजी ग्रुप, एंड उनका भी अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज है। तो उनके जो ग्रुप के उस समय के हेड थे साइरिस मिस्ट्री साहब, इनको ही हेड बना दिया गया था टाटा ग्रुप का भी, बिकॉज दे होल्ड द हाईएस्ट शेयर एंड इक्विटी इन द टाटा ग्रुप आफ्टर रतन टाटा। लेकिन उनका चेयरमैनशिप काफ़ी वाद विवाद भरा रहा, एंड तुरंत 2017 में एक नए चेयरमैन आए, जो कि है N चंद्रशेखरन साहब। और 2017 से ही चंद्रशेखरन साहब अभी तक टाटा ग्रुप की ओवरऑल चेयरमैनशिप संभालते आ रहे हैं, ठीक है? 2016 तक इन्होंने संभाला, उसके बाद 17 से नटराजन चंद्रशेखरन साहब ही टाटा ग्रुप की ओवरऑल चेयरमैनशिप संभालते आ रहे हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि टाटा ग्रुप आगे चल के और भी अच्छा करेगा, भारत के लिए, दुनिया के लिए अच्छा करेगा, और अपनी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को, अपने रतन टाटा जी के लीगेसी को कंटिन्यू करता चलेगा। अब इसी में टाटा ट्रस्ट के बारे में बात आ रही है, तो इसमें एक नाम आ रहा है, नोएल टाटा। थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा अगर आपको रुचि है।
ठीक है, इनको हाफ ब्रदर ऑफ रतन टाटा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कौन है? बहुत लोग मेरे से पूछ भी रहे थे एक्चुअली मैसेजेस में कि सर अभी टाटा ग्रुप का क्या होगा? टाटा ग्रुप का तो चेयरमैनशिप वैसे ही कंटिन्यू होगा मेरे ख्याल से, अनलेस द बोर्ड डिसाइड्स अदरवाइज। एंड टाटा ट्रस्ट का बिल्कुल चेयरमैनशिप डिस्कस हो रहा है। नोएल टाटा इज वन ऑफ द मेजर कंटेंडर्स, उसके अलावा कुछ और नाम भी है, बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगा कि ये वीडियो आपको ना केवल टाटा जी के बारे में थोड़ा सा अवेयर करेगा, बट उनके पूरे जीवन से एक ही मिसाल आप ले सकते हो, एक मैसेज ले सकते हो कि आदमी को उतना ही रखना चाहिए जितना उनको उतनी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा रखने के लिए जाएँगे, तो फिर आप हो सकता है बाहर से बहुत अमीर लगोगे, बट दिल से आप शायद उतने खुश ना हो पाएँगे। रतन टाटा जी से काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग इस दुनिया में होंगे, बट आज देश जिस प्रकार से उनको याद कर रहा है, उनके लिए उनके आत्मा के लिए पूजा कर रहा है, शायद ही किसी और उद्योगपति के लिए इस तरीके से कभी किया गया होगा या किया जाएगा। तो आपको अमीर, सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरस होने की कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए, बट अंदर ही अंदर एक अच्छा और निष्ठावान व्यक्ति व्यक्तित्व ग्रहण करने में भी कोशिश करनी चाहिए। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू pray to God and pray for his soul that it rests in peace. And thank you for watching this video. Happy Durga Puja to all of you once again. ठीक है, बाय बाय। और आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है इसी यूट्यूब चैनल में। परफेक्ट प्रीलिम्स में हमने काफ़ी कोशिश किया आप सभी को प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट अभी थोड़े सी स्ट्रैटेजिक चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक वीडियो हम लोग ला रहे हैं इस चैनल में, बने रहिएगा हमारे साथ और पढ़ते रहिएगा। दुर्गा पूजा के दौरान भी 1-2 घंटा ज़रूर से निकालिएगा। थैंक यू, बाय बाय।